हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है ऑनलाइन 247 में। सीडीपी की जो फुल कोर्स की सीरीज चल रही है, क्रांति सीरीज, उसका आई थिंक ये 10th वीडियो है। मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास पे चर्चा करनी है। एक बहुत ही क्वालिटेटिव सेशन होने वाला है। लगभग आधे घंटे या 40 मिनट के भीतर हम मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे भी एक डिस्कशन होगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करने जा रहे हैं आज नैतिक विकास के अंतर्गत जिन बिंदुओं पे, वो स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नैतिक विकास क्या है, आखिर मॉरल डेवलपमेंट कहलाता क्या है, नैतिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं और उन तत्वों को कौन से सिद्धांत जो हैं समर्थित कर रहे हैं। इसके बाद नैतिक विकास के सिद्धांत, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ काम कैसे करती है। तो यहाँ पे नैतिक विकास के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि नैतिक विकास के सिद्धांत हमें ये बताएंगे कि नैतिक विकास होता कैसे है। और स्पेशली इन दो सिद्धांतों पे जोर दे के अपन डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था और लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था, इनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं, टेट एग्जाम, तो वहाँ पे आलोचनाएं पूछा जाता है कि इसका आलोचनात्मक स्वरूप क्या है और शैक्षिक अनुप्रयोग यानी एज अ टीचर आप इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे स्कूल में बच्चों के ऊपर, इस पर भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि नैतिक विकास है क्या। देखिए, नैतिक विकास का सामान्य अर्थ जो होता है कि आप किसी चीज़ को सही या गलत किस आधार पे बता सकते हैं। मतलब उचित अनुचित या फिर सही गलत का निर्णय करने की क्षमता ही आपका क्या है, नैतिक विकास है। किसी चीज़ को आप किस आधार पे सही या गलत कह सकते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और नैतिक विकास के तीन तत्व या तीन बीमाओं पर चर्चा करते हैं। थ्री कंपोनेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला है इमोशनल कंपोनेंट। देखने में आपको इतना है, लेकिन जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और जो चीज़ें मैं बाय ऑडियो डिस्कस करूँगा आपसे, हो सकता है कि आपके रफ में या आपकी कॉपी में एक पेज से ज़्यादा का भी वो मैटर हो सकता है। तो धीरे-धीरे से डिस्कस करना है, स्पीड से नहीं चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि बहुत स्पीड में आप पढ़ा देते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो देखिए, ये जो आपका सामवेगिक तत्व है, इसे किस सिद्धांत द्वारा इस पर बल डाला गया? साइको एनालिसिस थ्योरी। अब साइको एनालिसिस थ्योरी को अपन क्या कह सकते हैं कि मनोवैश्लेषिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने मनोलैंगिक विकास की यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 अवस्थाएं भी बताई थी और उसी से ये इमोशनल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। अब इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि जो सुपर ईगो होता है, व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर होता है। सुपर ईगो की बात की गई है तो सुपर ईगो के दो पार्ट होते हैं। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ जान लेना जरूरी है कि इस सिद्धांत में यानी इमोशनल कंपोनेंट में आपके सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर कोई बॉय है और कोई गर्ल है, तो गर्ल अपनी जो एक लिंग प्रधानावस्था कहलाती है ना, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक फैलिक स्टेज होती है लिंग प्रधानावस्था। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझ के रखिए कि लिंग प्रधानावस्था यानी फैलिक स्टेज में जो गर्ल होती है अपनी मदर से मतलब मॉरलिटी सीखती है, नैतिकता को सीखती है, और जो बॉय होते हैं वो फादर से। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि बच्चे अपने समान सेक्स के माता पिता से क्या सीखते हैं? नैतिकता सीखते हैं। लेकिन इसी को अपोज किया, मतलब इसमें ही एरिक्सन ने भी अपना मत जाहिर किया। और एरिक्सन ने क्या कहा था, देखिए, एरिक्सन, मतलब एरिक्सन को मैं शॉर्टकट में ई लिख देता हूँ। एरिक्सन ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं मतलब अपने पेरेंट्स से, चाहे वो माता हो पिता, दोनों से ही क्या करते हैं? नैतिकता सीखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था कि सुपर ईगो के दो पार्ट होते हैं। सुपर ईगो की बात करें तो देखिए, सुपर ईगो यहाँ पे मतलब पराहम कह सकते हैं। इसके दो पार्ट कौन से हैं? एक अंतःकरण है और दूसरा अहम आदर्श है। अब अंतःकरण को हम कंसाइंस बोल देते हैं, अहम आदर्श को हम ईगो आइडल बोल देते हैं। अंतःकरण के अंतर्गत वो चीज़ आती हैं कि जिसे कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है। अब कौन से काम ऐसे हैं जिसे व्यक्ति नहीं करना चाहता है या कोई बच्चा नहीं करना चाहता है? जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, ये ऐसे काम है जिसे नहीं करना चाहता है और इसे कॉन्साइंस के अंतर्गत रखा गया है। अगर आप अंतःकरण की मतलब कॉन्साइंस की अवहेलना करते हैं तो आपके अंदर दोष भाव उत्पन्न होगा, ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहम आदर्श की, मतलब ईगो आइडल की। ऐसे कार्य जिसे बच्चा करना चाहता है या जिसे हर कोई करना चाहता है, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना,
अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, या कुछ ऐसे कार्य जो ज़रूरी हैं और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं। ऐसे कार्य हर कोई करना चाहेगा, और अगर आप अपने अहम आदर्श की अवहेलना करते हैं तो आप में लज्जा यानी शेम का भाव उत्पन्न होता है। तो सिगमंड फ्रायड ने ये डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन दोनों ने एक चीज़ कही थी कि बच्चों में क्या होता है, एक आत्माभिमान। आत्माभिमान, अब देखिए इसके पीछे की स्टोरी तो अगर कहें बहुत लंबी है, लेकिन जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, वो मैं ये बता दूं आपको कि इन्होंने कहा था, सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन दोनों ने कहा था कि बच्चे में 6 साल की आयु से पहले आत्माभिमान और लज्जा और दोष भाव, ये सारी चीज़ें जागृत हो जाती हैं। मतलब जो आपने ये दोष भाव, आपने लज्जा और एक आत्माभिमान, आत्माभिमान मतलब प्राइड की बात की एरिक्सन ने, तो ये सारी चीज़ें 6 साल से पहले आ जाती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो ईयर ही पूछेगा कि किस वर्ष से पहले, कि कितनी आयु से पहले ये सारी चीज़ें बच्चे में आ जाती हैं। तो आपको याद रखना है 6 वर्ष। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यवहारात्मक तत्व। देखिए हम बात कर रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पे हम बात करने जा रहे थे किस चीज़ के लिए, कि नैतिक विकास के 3 तत्व। इसमें से सबसे पहले हमने बात की इमोशनल कंपोनेंट में, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब बात करते हैं यहाँ से व्यवहारात्मक तत्व की। अब इस बीमा पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा दिया गया था, इसमें बल डाला गया। किसके द्वारा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के द्वारा। स्किनर और बंडूरा के जो विचार हैं इस सिद्धांत में उल्लेखनीय है, या इस तत्व में उल्लेखनीय है। अब स्किनर का क्या मत होता है? स्किनर का मत है कि बच्चे दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखते हैं। कि देखिए होता क्या है कि बच्चे कोई अगर ऐसा काम करते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार है, तो बड़े क्या करते हैं, वयस्क क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ दृढ़ होती जाती है। और बच्चे अगर कोई गलत काम करते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है या नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, तो वयस्क उसके बदले में उसे दंड देते हैं। तो बच्चे में वो भाव थोड़ा सा कमजोर पड़ता जाता है। मतलब दंड से क्या होता है कि बच्चे वो काम नहीं करना पसंद करते जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य ना हो, और पुरस्कार के माध्यम से बच्चे वो काम करना मतलब पसंद करते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। तो इस तरह से बच्चे नैतिकता सीखते हैं और बच्चों में नैतिक विकास इसी तरह से होता है। ऐसा एरिक्सन का मानना है। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुए उसमें कहा गया कि बच्चे को अगर पुरस्कार दिया जाए तो उसमें नैतिकता का भाव तो विकसित होता ही होता है, वो दृढ़ होता चला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दंड से बच्चे के अंदर जो अनैतिकता है वो कम हो जाए। वो ऐसा भी हो जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा है और अपने माता पिता के साथ मार्केट से गुजर रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, ठीक है, और उस वो दुकान में सामने देखता है कि चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ है। अब चॉकलेट के डिब्बे को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उसे लगता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जाके चोरी कर लूँ। अगर बच्चा चोरी करने जाता है तो उसके मम्मी पापा देख लेते हैं और उसे डांट डपट करके या मार पीट के उसे मना करते हैं इस चीज़ के लिए। तो बच्चे में क्या चीज़ उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पे जो आधुनिक रिसर्च कहते हैं कि देखिए एक बच्चे ने जो चोरी किया, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये समझ उत्पन्न हो कि चोरी करना गलत बात है। उसके अंदर ये भी उत्पन्न हो सकता है कि मम्मी-पापा के सामने चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए दंड से ज़रूरी नहीं है कि अनैतिकता जो हो पूरी तरह से दूर हो जाए। समझ में आ गया होगा आई होप, कि जो है बच्चा अगर चोरी कर रहा है और उसके मम्मी-पापा देख के उसे डाँटते-डपटते हैं, तो बच्चे में ये भाव भी उत्पन्न हो सकता है कि मम्मी-पापा के सामने चोरी नहीं करनी चाहिए या बड़ों के सामने चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी ना करने का भाव बच्चे में पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। जबकि बेंडूरा का क्या मत है कि बच्चे दंड व पुरस्कार की अपेक्षा दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये पूरा अवलोकन पर ही मतलब आधारित है। इसके बारे में भी किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इतना जानना सफिशिएंट है इस वीडियो के संदर्भ में। संज्ञानात्मक तत्व की बात करें, तीसरा तत्व है कॉग्निटिव कंपोनेंट। सबसे पहले हमने बात की थी सांवेगिक तत्व, दूसरा व्यवहारात्मक तत्व और तीसरा है संज्ञानात्मक तत्व। अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत द्वारा इस तत्व का समर्थन किया गया, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग की जो एक कह सकते हैं शिष्या रही हैं, कैरोल गिल्लिगन, महिला मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता तथा सामाजिक अनुभूति से जो नैतिक व्यवहार है वो मजबूत होता चला जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें जानना जरूरी है कि संज्ञानात्मक तत्व किस चीज़ का उल्लेख करता है, कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस के माध्यम से नैतिक व्यवहार मजबूत होता है। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। पाप का सिद्धांत संत ऑगस्टाइन द्वारा दिया गया। और पाप के सिद्धांत में क्या बोला गया, संत ऑगस्टाइन ने क्या कहा था कि बच्चे जन्म से ही दोषी प्रकृति के होते हैं या प्रवृत्ति के होते हैं। बात आगे आती है जॉन लॉक के ऊपर। तो जॉन लॉक ने बच्चों को क्या कहा था, टैबुला रासा,
मतलब बच्चे नैतिक रूप से तटस्थ होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, और बड़ों के व्यवहार को देख करके ही उनमें नैतिकता या फिर अनैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। रूसो ने क्या कहा था, जीन जैक्स रूसो, बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है, मतलब इनेट प्योरिटी होती है, बच्चे जन्म से ही शुद्ध होते हैं। अब अनैतिक व्यवहार जो होता है वयस्कों के दोषपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होता है। बच्चे जो भी अनैतिक, मतलब अनैतिक व्यवहार सीखते हैं, नैतिकता नहीं सीखते हैं, तो वो क्या होता है, वयस्कों के दोषपूर्ण व्यवहार को देख करके उनमें अनैतिकता का व्यवहार उत्पन्न होता है। ऐसा कहा था जीन जैक्स रूसो ने। अब देखिए कुछ थ्योरीज देख लेते हैं। मनोवैश्लेषिक सिद्धांत। मनोवैश्लेषिक सिद्धांत के बारे में एक चीज है कि नैतिक विकास का सबसे पहला पूर्णतः विकसित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, साइको एनालिटिक थ्योरी, मतलब मनोवैश्लेषिक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। और बच्चों में नैतिक विकास का जो उदय होता है वो पराहम के कारण, मतलब सुपर ईगो के कारण होता है, ऐसा कहता है मनोवैश्लेषिक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में हम बात करें, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करें, तो सोशल लर्निंग थ्योरी या इस सिद्धांत के जितने मानने वाले हैं उनका क्या मत है कि सामाजिक व्यवहार क्या होता है, परिवर्त होता है, तथा परिस्थिति जन्य संदर्भ पर निर्भर होता है, मतलब कैसी सिचुएशन आती है उस पर डिपेंड करता है। और यह भी माना गया कि नैतिक व्यवहार को सीखने का जो मुख्य आधार होता है प्रेक्षण, मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो पूरी तरह से किस पर आधारित है, प्रेक्षण मतलब अवलोकन पर आधारित है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नैतिक विकास मतलब मॉरल डेवलपमेंट एक संचयी प्रक्रिया है, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, और ये सतत मतलब कंटिन्यूस होकर विभिन्न चरणों या अवस्थाओं में होती है। अब इसमें दो तरह के सिद्धांत आते हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत में। सबसे पहला है जीन पियाजे का, और जीन पियाजे का जो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा, मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने सतत ना होकर विकास को, मतलब कंटिन्यूस ना होकर, उन्होंने क्या कहा कि स्टेजेस में होता है, अवस्थाओं में होता है, चरणों में होता है। और दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, वो भी संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, जो उनका नैतिक विकास आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीन पियाजे का क्या मानना है। जीन पियाजे का मानना है कि, अच्छा मानना तो ठीक है, इन्होंने 1932 से एक चीज मेरे को याद आ गई कि शायद न्यूट्रॉन की खोज भी 1932 में हुई थी, चैडविक ने की थी, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये बुक जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1932। कभी कभी एग्जाम्स में बुक के बारे में भी पूछ देता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, सो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए जीन पियाजे का क्या मत था नैतिक विकास के सिद्धांत में। वातावरण के साथ अंतःक्रिया से नैतिक विकास होता है, मतलब वातावरण के साथ जब, मतलब इन्वायरमेंट के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो मॉरल डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे का जो मॉरल डेवलपमेंट है, इस सिद्धांत में दो अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है परायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिकता की अवस्था मतलब ये कब से कब तक होती है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इंक्लूड भी किया है, 2 से 8 वर्ष के लगभग प्रारंभ होती है। इस अवस्था को और क्या क्या कहा जाता है, नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। अच्छा, इंग्लिश में इसे अपन क्या कहेंगे, परायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मॉरलिटी, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मॉरलिटी। अब देखिए इसमें प्री स्कूल एज और स्कूल एज दोनों चीजें शामिल होती हैं। अब होता क्या है, इसको अगर शाब्दिक अर्थ में समझें, परायत्त नैतिकता की अवस्था में बच्चे बड़े बुजुर्गों द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, माता पिता जो कह दिए वही चीजें सही हैं। अब चाहे वो सही हो हमारे हिसाब से, चाहे गलत हो, पर उन्हें उन्हें ही अटल मानते हैं, उन्हें ही ध्रुव सत्य मानते हैं। अब सत्तावादी वातावरण में, मतलब अथॉरिटेटिव टाइप कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन टाइप कह सकते हैं, कि इसमें डूबे बच्चे माता पिता के द्वारा बताए हुए नियमों को हर हाल में स्वीकार करना जानते हैं और उन्हें निर्विवाद या अपरिवर्तनशील मानते हैं। मतलब जो नियम कानून बता दिए गए माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, समाज के द्वारा, उन्हें वो क्या मानते हैं कि वो परिवर्तनशील नहीं है, चाहे वो समाज की भलाई करते हों और चाहे ना करते हों। बच्चे अपना दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, इसे हम बोल देते हैं स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी। स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी 9 से 11 वर्ष के लगभग प्रारंभ होती है, और पियाजे ने इसे प्रजातंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक या समतावादी मानते हैं। और बच्चे यह समझने लगते हैं कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध होता है, मतलब समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर वो समाज के हित के लिए नहीं है तो फिर वो एक मनमाना अनुबंध है, और जिसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है, और वे परिवर्तनशील भी हैं। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बच्चे खुद की रीजनिंग लगा लेते हैं
कि जो समाज की भलाई के लिए नहीं है, जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, उन्हें परिवर्तन कर देना चाहिए। वो परिवर्तनशील हैं अगर वो हमारे हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्वायत्त और परायत्त अवस्था में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। स्वायत्त में क्या होता है, देखिए स्वायत्त में क्या होता है, बच्चे खुद का दिमाग लगाते हैं, लेकिन परायत्त में बच्चे क्या होता है, नियम कानून को अपरिवर्तनशील मानते हैं। और स्वायत्त में वो परिवर्तनशील मानने लगते हैं कि परिवर्तन किया जा सकता है अगर वो समाज की भलाई के लिए नहीं है। होता क्या है यहाँ पे, परायत्त नैतिकता की अवस्था में बच्चे क्या समझते हैं कि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है, जिसकी परमिशन माता पिता नहीं देते, तो भगवान विपत्ति थोप देगा। सपोज इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। परायत्त नैतिकता की अवस्था में एक बच्चा चोरी करता है और सीढ़ियों के थ्रू उतर के जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो पेन पेंसिल कटर मिट्टा आपका जो भी कह सकते हैं रेजर, ठीक है, वो लेकर के भागने की कोशिश करता है, वो सीढ़ियों में लड़खड़ा के गिर जाता है। तो उसे क्या समझ में आता है कि हमने गलत काम किया, हमने गलत का अनैतिक काम किया, इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर विपत्ति थोप दी और हम लड़खड़ा के गिर गए। लेकिन स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में क्या होता है कि अगर आपने चोरी करी भी है, तो आप सीढ़ियों से जब लड़खड़ा के गिर गए, तो आप ये समझेंगे कि मैं संभल कर नहीं चल रहा था। तो ये दोनों में अंतर होता है, एक माइनर या मेजर कह सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। ध्यान से समझिएगा, नैतिक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक निश्चित तथा अपरिवर्त क्रम होता है, ऐसा पियाजे का मानना है, जो कि इसकी एक सीमा है। पियाजे ने छोटे बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का न्यूनाकलन किया। तीसरा है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में मात्र दो कारक नियत तथा परिणाम पर अधिक बल दिया गया। लेकिन जब हमने देखा था, ये देखिए नैतिक विकास में दो कारक, एक नियत और दूसरा परिणाम, इन दोनों पर ज्यादा बल दिया गया। लेकिन अब होता क्या है, जब हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था, उसमें उन्होंने चार यानी 4 फैक्टर्स पे बात की थी, मतलब चार कारक पे बात की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब नैतिक विकास की बात आए तो दो कारक जरूरी है, यहाँ पे दो अवस्थाएं बताई गई है। लेकिन जब संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो वहाँ पे 4 फैक्टर और 4 स्टेज है। तो दोनों चीजें समझ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इनका सिद्धांत जो है नैतिक निर्णय पर केंद्रित है। सीटेट वगैरह का अगर एग्जाम आप देते हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो ये नैतिक निर्णय पर आधारित है। अब देखिए, नैतिक तर्कणा जो मतलब मॉरल रीजनिंग होती है, वो किससे प्रभावित होती है, कॉग्निटिव मैच्योरेशन से, मतलब संज्ञानात्मक परिपक्वता से। मतलब आप मेंटली कितना परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं, इससे आपकी मॉरल रीजनिंग जो है वो प्रभावित होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, परंतु सभी व्यक्तियों में एक ही उम्र में हो यह जरूरी नहीं हो। होता क्या है, इन्होंने 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई, प्रत्येक चरण में 2 अवस्थाएं। मतलब अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में 2 स्टेज है, लेवल 2 में 2 स्टेज है, और लेवल 3 में भी 3 स्टेज है। अब इनकी आगे डिस्कशन करेंगे, इसकी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पहले एक चीज जानना जरूरी है। इन्होंने एक दुविधा शब्द यूज किया, डिलेमा, दुविधा। इन्होंने क्या किया कि बच्चों के नैतिक विकास सिद्धांत को देने के लिए या नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने बच्चों को एक बहुत अच्छी फेमस स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी आप भी सुनिए। होता क्या है, यूरोप में एक महिला थी, ठीक है, यूरोप में एक महिला थी जो एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी, और डॉक्टर के अनुसार मतलब क्या था कि सिर्फ एक ही ऐसी औषधि थी जो उस महिला को उस कैंसर के रोग से बचा सकती थी। लेकिन उसका जो पति है, जिसका नाम हेंज या हिंज कह सकते हैं, ये हिंज डिलेमा के नाम से प्रसिद्ध है ये स्टोरी। तो होता क्या है कि एक औषधि विक्रेता यानी केमिस्ट बोल सकते हैं, फार्मासिस्ट बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो दवाई बना के रखा था, और उस दवाई की वजह से उस महिला को छुटकारा मिल सकता था कैंसर से। वो उसका पति जाता है उस डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास और उससे निवेदन करता है कि मुझे वो दवाई दे दें, बट वो दवाई देने को तैयार नहीं होता है। मान लीजिए अगर उसने $200 में वो दवाई तैयार की थी, तो $2000 मतलब 10 गुना ज़्यादा रेट में बेच रहा था। अब हिंज ने क्या किया, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने सारे उपाय दाव ढूंढ लिए, अपने रिश्तेदारों के पास गया, सबसे जाकर के उसने पैसे मतलब कलेक्ट किए, कर्ज लिया, लेकिन उसके पास कितने, $1000 ही कलेक्ट हो पाए, और चाहिए कितने थे, $2000। अब होता क्या है, अगर वो दवाई नहीं मिल पाती है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। और होता क्या है, यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर हिंज चोरी करता है तो वो नैतिकता के विरुद्ध है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब बहुत परेशान हो गया, निराश हो गया, तो रात में हिंज जाके उस दवाई की चोरी कर लेता है और आके डॉक्टर को दे देता है। अब देखिए यहाँ पे एक जो चीज आई,
जो कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछना स्टार्ट किया, उसने कहा कि क्या जो हिंज ने चोरी की वो सही था या गलत था। मतलब उसका जो व्यवहार था वो नैतिक रूप से सही था या गलत था, और इस सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने क्या करी, ये अवस्थाएं दी और ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। आइए समझते हैं कि किस अवस्था के बच्चों ने क्या रिप्लाई किया, वो समझने की कोशिश करते हैं। 3 चरण कौन-कौन से हैं देखिए, एक है पूर्व परंपरागत, और एक है परंपरागत, और एक है पश्च परंपरागत, मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये तीनों लेवल हैं, मतलब 3 चरण हैं, और इसके अंतर्गत 2-2 अवस्थाएं हैं, मतलब कुल मिला के 6 अवस्थाएं हैं। यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पहले चरण की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल में जिसे हम कहते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। अब ये होता क्या है, इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। एक तो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता। अब दंड एवं आज्ञाकारिता में क्या होता है, जैसे बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के द्वारा बताए गए, मतलब ओबीडियंट होते हैं, मतलब माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। आज्ञा पालन का भाव प्रमुख होता है और दंड से बचने का भाव भी प्रमुख होता है। तो ये इसमें होता है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। होता क्या है, यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, और कभी कभार पूछ भी दिया जाता है, बट एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता के द्वारा बताए गए नियम कानूनों का पालन करता है, और उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि उसे दंड ना मिले, तो वो जो नैतिक विकास के कौन से चरण में है या कौन से स्टेज में है, इस तरह से पूछा जाए। अगर आपसे चरण पूछा जाता है तो आप बताएंगे चरण 1 में है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। आपसे स्टेज यानी अवस्था पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पहले स्टेज में है। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता, मतलब साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता में क्या आता है कि टिट फॉर टैट वाला, मतलब कोई बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, जैसे को तैसा वाला सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। अगर हो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो देखिए क्वेश्चन का प्रकार समझ लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सेकंड वाले से एक बच्चा दूसरे बच्चे की पेन तोड़ देता है, तो उसके बदले में क्या कर देता है, उसकी कॉपी फाड़ देता है। अब ये किस स्टेज में है, अगर चरण पूछता है चरण 1 में होगा, और स्टेज पूछता है अवस्था पूछता है तो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में। मतलब यहाँ पे टिट फॉर टैट वाला नियम लागू होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। बात करते हैं चरण 2 पे, और चरण 2 में क्या बात की गई है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या इसे हम क्या बोल देते हैं, कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टेज लेवल बोल देते हैं। अब इसमें भी 2 अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी है, एक उत्तम लड़का उत्तम लड़की उन्मुखता, मतलब गुड बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और एक लीगल ओरिएंटेशन। अब उत्तम लड़का उत्तम लड़की उन्मुखता मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बच्चा जो होता है वो सिर्फ ये काम करना चाहता है जो उसके माता पिता उसको परमिट करें, मतलब परमिशन दे दें। ठीक है, मतलब उसको परमिशन मिल जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिसे मतलब उसे उसमें रोक लगाई जाए। होपफुली आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय ऑडियो। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बोर्ड में और सामने क्लास में, वो अलग चीज़ होती है, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करें। कोई बच्चा ये काम करना चाहता है जिसे उसे मतलब अनुमोदन मिल जाए, मतलब परमिशन मिल जाए, परमिशन मिल जाए माता पिता की, कोई रोक टोक ना करे, सिर्फ ऐसा ही काम करना चाहते हैं, और सिर्फ किस चीज़ के लिए, कि अपने आप को उत्तम दिखाने के लिए। तो अगर कोई लड़का ऐसा व्यवहार करता है और ऐसा दिमाग में उसके मतलब सोचता है कि जो अगर कोई कोई काम करता है तो माता पिता उसे स्वीकार करें या उस पर मतलब रोक टोक ना करें, तो कौन सी स्टेज में होगा, वो थर्ड स्टेज में होगा। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, लीगल ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने की एक समझ विकसित हो जाती है बच्चे में, कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे भलाई के लिए हैं। अगर हिंज ने चोरी की है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, मतलब अगर उसने नियम तोड़ा है तो वो उसे जेल जाना चाहिए या जेल जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से मतलब दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा, स्टेज 4 में आ जाएगा। बात करते हैं अगर चरण 3 मतलब लेवल 3 की, पश्च रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल, यहाँ तक तो 25% लोग ही पहुँच पाते हैं, ये बताया गया है, ये रिसर्च बताते हैं। स्टेज 5 में क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। होता क्या है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सपोज किसी की जान बचानी है, किसी एक बंदे की जान बचानी है, उसके लिए अगर आपको रेड लाइट जंप करना पड़ जाए, ठीक है, आप जो चौराहे पर होता है ना,
ट्रैफिक वाला रेड लाइट जंप कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब इसको गलत नहीं मानता वो बंदा, वो क्या करता है कि अगर किसी की भलाई के लिए कुछ नियम कानून तोड़ भी देने पड़े, तो फिर वो गलत नहीं होता है, वो इस लेवल में होता है, किसमें, थर्ड लेवल में, मतलब पश्च रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी बोल सकते हैं जिसे। आगे बात करें अगर सिक्स्थ स्टेज में, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, यहाँ से बहुत ही रेयर कंडीशन में क्वेश्चन बनते हैं, बट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं, काम देंगे आगे चल के। स्टेज 6 में क्या होता है कि समाज की एक बड़ी भलाई के लिए, समाज एक बड़े समाज की भलाई के लिए, एक बड़े तबके की भलाई के लिए कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो आप उससे पीछे नहीं हटते हैं कभी भी। तो ये चीज़ जैसे क्रांतिकारी वगैरह होते थे ना, समाज की भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो वो किस में, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता में आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी की भलाई के लिए, किसी एक दो बंदे की भलाई के लिए अगर हमको कुछ नियम तोड़ देने पड़े, नियमों में अगर चेंज करना पड़ जाए तो उन्हें चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दिमाग में चलती हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में, मतलब मनमाना अनुबंध नहीं है, उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, वो यहाँ पे चलने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है कि समाज की भलाई के लिए अगर दो चार लोगों की जान लेनी पड़ जाए और बहुत सारे लोगों की जान बच जाए, तो वो फिर यहाँ पे चलने लगता है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता में। तो ये सिक्स स्टेज में ऐसी चीज़ें चलती हैं दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, आलोचना क्या था इनका, इसका आलोचनात्मक स्वरूप देख लेते हैं कि कैरोल गिल्लिगन जो महिला मनोवैज्ञानिक हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग की ही शिष्या हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका सिद्धांत है वो पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, मतलब कल्चरल बायस से ग्रसित है। लिंग पूर्वाग्रह है इसमें, मतलब जेंडर बायस है। इसमें आपने बच्चों को महत्व दिया, आपने सिर्फ लड़कों को कहानियां सुनाई, हो सकता है आपने लड़कियों को कहानी सुनाया होता ये हिंज वाली, तो उनका आंसर कुछ और होता। तीसरी चीज इन्होंने कही कि नैतिक तर्कड़ा हमेशा नैतिक व्यवहार से ही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मॉरल रीजनिंग है हम हमेशा मॉरल बिहेवियर से उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जबकि कोहलबर्ग ने ऐसा ही होने का दावा किया है। तो ये कुछ आलोचनाएं रहीं, और आलोचनाओं में आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है, वो आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा और नीचे फिर देगा कि इनमें से कौन सा सही है। अ, जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसकी आलोचनाओं में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो वो चीज़ें आपको टिक करनी होती है। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये मॉरल डेवलपमेंट का वीडियो ठीक लगा और यहाँ पे कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें मिली, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो होपफुली यहाँ से 95% क्वेश्चंस को आप इसी वीडियो से डील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।